हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ फर्स्ट कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। लेसन फर्स्ट, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अब यहाँ इसमें है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। कैसा हुआ कहने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे बैठे हैं और ये कुछ खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और एक चील जो है इनका खाना जो है, इनकी रोटी जो भी खा रहे हैं ये इनसे छीन कर ले जाती है। तो अब यहाँ पर ये कहते क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले जाए। और अब आगे दूसरी बात कही है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये लड़का जो है ये इस कुत्ते के पास से गुजर रहा है और इसके कान आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब आगे ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ है कि खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ मीठा गिरा हुआ है, उस पर कितनी सारी चींटियाँ लगी हुई है। तो होता है कभी ऐसा? हाँ, ये ऐसा तो बहुत बार होता है बच्चों। जब भी कुछ खाने की चीज़, और ख़ास तौर पर जब वो मीठी हो, तो उसके पास 5-10 ये लगा लो आप 2-3 मिनट में ही जो है चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आगे ये है कि क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। जानवरों में भी इसने कहा है ऐसा क्यों होता है। पता है कि जानवरों के अंदर भी देखने सूंघने की शक्ति होती है। तो इसमें लिखा है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया, अजब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को। तो अब बात आती कि चींटी है या इस तरह से ये अपने साथियों को कैसे पहचानती है। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब इसने कहा है कि सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की है। तो ये इसका आंसर होगा कि जानवरों में भी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। वे देख सकती हैं, वे सुन सकते हैं, वह सूंघ सकते हैं। चींटी ने गंध की मदद से उसे पहचाना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। पहरेदार चींटी ने उसकी गंध और उसके एंटीना की मदद से इस चींटी को पहचाना। आगे है करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। तो यह है कि चींटियों को वहाँ आने में 20 से 25 मिनट का समय लगा। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। इसमें है कि केवल एक चींटी पहले आई। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ को अपने बिल तक ले गई। वे उस जगह से कहाँ जाती है, वो बिल के अंदर जाती हैं। वे उस जगह से बिल के अंदर जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। हाँ, तो चींटियाँ जो होती है बच्चों,
एक दूसरे के साथ कतार में चलती हैं। अब आगे है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। पेंसिल से रास्ता रोकने पर पुनः अपनी कतार में आने का प्रयास करती है। तो ये है बच्चों, अगर चींटियां चल रही हो और हम कोई पेंसिल उनके आगे लगा दें और मान लो चींटियां जो हैं ऐसे ऐसे चल रही हैं और रास्ते में जो है एकदम पेंसिल आ जाती है, तो वो अपना हल्का सा वापस एक बार इस तरह से जाके वापस ऐसे करती हैं वो कि अपनी कतार में वापस आ जाए, यानी अपनी कतार में वापस आने का पूरा प्रयास करती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी सारी चींटियां दिखाई गई हैं। अब इसने कहा है कि बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे और उनको उस प्रयोग में पता चला था, वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चींटियां जो है वो चलते समय ज़मीन पर कुछ चीज़ अपनी कुछ सुगंध यानी कह लो कुछ जो है छोड़ देती है, ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसको सूंघ कर दूसरी चींटियां भी जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं और उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो इसमें है बच्चों व्यवहार, यानी कि उन्होंने अपने मूल जो उनका असली रास्ता था उसको बनाए रखने की कोशिश की थी। क्यों की थी? क्योंकि चींटियां जो है वो धरती पर एक गंध छोड़ती है और दूसरी चींटी उस गंध का अनुसरण करके रास्ता ढूंढ लेती है। इसका आंसर यही आएगा। क्या आंसर आएगा? एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया था तो चींटियों ने अपने असली रास्ते को बनाए रखने की कोशिश की थी, क्योंकि चींटियां जो है वो धरती पर गंध छोड़ती हैं और दूसरी चींटियां उस गंध का अनुसरण करके रास्ता ढूंढ लेती हैं। अब आगे आता है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। अब इसमें है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? हाँ, तो आप लिख सकते हैं हाँ। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छरों को कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर यहीं पर मतलब की है कि मच्छर, तुम्हारे की जगह हमारे लिख देना है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। यहाँ पर जो है ये तुम्हें की जगह हमें लिख देना, ठीक है। हमें ढूंढ लेता है। यहाँ तुम्हारे है हमारे लिखना है, या तुम्हारे है हमारे लिख देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा। अब आगे है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रेशम का कीड़ा दिखाया गया है। ये देखिए ये रेशम का कीड़ा है और ये कहता है कि मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान लेता हूँ। अब आगे यहाँ है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? तो हाँ, हम सूंघते हुए कुत्ते को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया, देखिए ये कुत्ता जो है कुछ सूंघ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। तो इसमें है, सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। तो कुत्ता भी जो है वो, इनकी भी अलग से गंध होती है, कुत्ता भी उनको पहचान लेता है। यानी कुत्ता जो है वो एक दूसरे के जो मलमूत्र की गंध होती है वो पहचानते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे है कि इसका जो आंसर होगा कि वो क्या सूंघता होगा, इसका आंसर बताऊंगी। यह है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। यानी वो एक दूसरे कुत्ते के जो है मलमूत्र की गंध से ही पहचान लेते हैं। इसमें कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है।
एक कुत्ता दूसरे के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, ये आंसर आप जो है वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन था। अब आगे है लिखो। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो चोरों को पकड़ने के लिए, बमों का पता लगाने के लिए कि यहाँ पर बम है या नहीं है, चोरी का माल बरामद करने के लिए और घरों की रखवाली के लिए हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। अब आगे है, तुम बिना देखे किसी जानवर को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। तो अब यहाँ पर है कि जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो। तो यहाँ पर है, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली, भैंस, गाय, मछली और बकरी को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकते हैं। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जिनकी गंध हमें अच्छी लगती है वो नाम लिखेंगे, जैसे फूल की गंध अच्छी लगती है, इत्र है, अगरबत्ती, भोजन, ताज़ी हवा। और जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती उसमें आ जाता है गोबर, कूड़ा कचरा, मूत्र की गंध, नाली की गंध, सड़े हुए फल की गंध हमें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर देखिए, ये गंध जो है वो सूंघ रहे हैं। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? तो वो आपको मिलान करना है। तो अगर एक से हैं तो आपको हाँ लिखना है। तो ये तो एक जैसे ही होंगे, जिसको जैसे यहाँ पर जो गंध अच्छी है वो सभी को मोस्टली अच्छी लगती है, और जो गंध अच्छी नहीं है वो मोस्टली किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अब आगे है, यहाँ चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? तो अगर तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से भी गंध आती तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हाँ, अपने भाई व माँ के कपड़ों से। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? हाँ बच्चों, जब भी हम कहीं भीड़ में जाते हैं, मेले में, बस में या ट्रेन में, और ख़ास तौर पर जब गर्मी हो, गर्मियों के दिन हो, तो गंध का एहसास होता है। ठीक है, और वो गंध हमें अच्छी नहीं लगती है। कौन सी गंध है वो? पसीने की गंध। लेकिन कई बार किसी ने परफ्यूम लगा रखा होता है तो वो गंध अच्छी लगती है, तो वो अच्छी भी लग सकती है, जैसे इत्र वगैरह की। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, हाँ, हमें गंध का एहसास होता है। कोई गंध हमें अच्छी लगती है जैसे इत्र, और कोई हमें अच्छी नहीं लगती जैसे पसीना। अब आगे यहाँ है कि ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पर सोचो और चर्चा करो कि सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? तो वहाँ ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, बता सकते हैं? इसलिए हुआ था कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है।
अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हमें यहीं इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने निशान लगा रखा है। आपकी बुक में भी है, यहाँ पर नीचे शिक्षक के लिए संकेत दिया गया है, उसी में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और इसमें यहाँ पर ये है कि अक्सर हम किसी गंध से तब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती। क्योंकि सुशीला ने यहाँ पर जो है अपनी बेटी की पोटी साफ़ कर दी। उसने हमेशा अपना मन बना रखा है कि वो उसकी बेटी है, हमेशा से वो साफ़ करती आई है, लेकिन दीपक की पोटी करते समय उसको अपनापन महसूस नहीं हुआ, उसने अपना मन नहीं बना रखा था, तो उसको उसमें से जो है वो बांस आने लग गई होगी और मुंह ढक लिया होगा। अब आगे है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। तो इसका आंसर भी वही होगा कि वहाँ की गंध अच्छी नहीं लगती, यानी वहाँ की गंध किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं वो अपना मन बना लेते हैं, तो ऐसी गंध से उन्हें परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इसी पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नहीं, गंध का अच्छा या बुरा लगना सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह बात इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति गंध पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। तो ये बात जो है इसी बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति गंध पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। अब आगे इसी में आ जाता है, कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। तो वो होता है उल्लू। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ हैं, चील है, तोता, कौआ, कबूतर, ये आ जाते हैं इसमें। ये देखिए आगे है कि इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो उनके आंखों का आकार सिर की तुलना में छोटा होता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? तो हमने देखा है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर जो है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें यहाँ पर इन्होंने अपनी गर्दन अलग अलग तरीके से कैसे घुमा रखी है। यहाँ देखिए ये सभी ने तो उनको उनकी गर्दन को दिखा रखा है घुमाते हुए। अब आगे है कि तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी तरह तुम्हारा साथी तुम्हारी बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? नहीं देख पाएंगे। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। क्या देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से देखने पर क्या अंतर पाया? दोनों तरफ देखने से अंतर ये था कि एक आँख खोलकर देखने की तुलना में दोनों आँखों से हम बेहतर देख सकते हैं। जब हम दोनों आँखों से देखते हैं तो अच्छा दिखाई देता है, एक आँख से नहीं दिखता है इतना अच्छा। आगे की, अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आँखें खोलकर और एक बार एक आँख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? तो इसमें जो है वो दोनों आँखें खोलकर जब हम पकड़ेंगे तो वो आसान लगा। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते हो जो अभी नहीं कर पाते हो?
तो ऐसे अगर हमारे कान की जगह ही होती आँखें, जहाँ हमारे कान है उसकी जगह अगर हमारी आँख होती तो क्या क्या कर पाते। अगर ऐसा होता तो हम बाईं ओर दाईं ओर की चीज़ें आसानी से देख पाते, तो हम अपने दाईं बाईं की चीज़ें देख पाते। अब हम सिर्फ अपने सामने जो चीज़ें होती है उसको ही हम देख पाते हैं, हमारे पीछे क्या चीज़ है वो नहीं देख पाते, दाएं बाएं नहीं देख पाते। तो अगर दाएं बाएं हमारी कान की जगह ही हमारी आँखें होती तो दाएं बाएं की चीज़ भी आसानी से देख पाते। आगे है चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? तो वो 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाती होगी। आगे इसमें है मज़ेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जानवर दिखाए गए हैं, इन्हें ये चित्र जो है वो कैसे दिखाई देंगे वो इसमें दिखाया है कि आमतौर पर इसमें है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अब ठीक है कि आमतौर पर जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें तो रंग दिखाई देता है, लेकिन जो रात को जागते हैं उन्हें सारी चीज़ें सफ़ेद और काली रंग की दिखाई देती हैं। जैसे अब यहाँ पर ऊपर है, ये देखिए ये कलर्ड फ़ोटो हैं और यहाँ पर ये भी, और यहाँ पर ये काली और सफ़ेद सी नज़र आ रही हैं। तो अब आगे आ जाता है कितने तेज हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो उसमें आ जाता है हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, भैंस, खरगोश, शेर, गधा। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तो उसमें है हाथी, देखे होंगे हाथी के कितने बड़े बड़े कान होते हैं। गाय, जिराफ, बैल, भैंस, जेब्रा आदि। अब आगे है सोचो, तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? हाँ, बड़े कान वाले जानवरों की सुनने की क्षमता छोटे कान वाले जानवरों से बेहतर हो सकती है। आगे इसमें है करके दिखाओ। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपनी कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता करो। तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करके देखनी है बच्चों, कि आप अपने साथियों से भी ऐसा करने के लिए कहें और ख़ुद भी करें। तो अब फिर आप क्या देखेंगे कि कानों के पीछे जब हाथ रखते हैं हम, तो पीछे रखने से ही ज़्यादा अच्छे से हमें सुनाई देता है। अब आगे तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? हाँ, अगर हम अपने कानों पर हाथ रखकर बोलेंगे तो हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? हाँ, जब कान डेस्क पर रखा तो आवाज़ तेज थी, अगर जब हम डेस्क पर कान नहीं रख रहे हैं तो आवाज़ धीरे थी, लेकिन जब डेस्क पर हमने अपना कान रखा तो आवाज़ तेज थी। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन लेता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आगे आ जाती हैं आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों का संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं।
कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो बच्चों, जानवरों को कुछ भी होने वाला है, कोई भूकंप आने वाला है, कोई सुनामी आने वाली है, तो जानवरों को जो है हम मनुष्यों से पहले इस बात का पता चल जाता है कि कुछ तूफान, भूकंप या सुनामी जो है वो आने वाली है, कुछ खतरा है, खतरे का एहसास हो जाता है उन्हें। आगे इसमें है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। ये देखिए, ये डॉल्फिन है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आगे इसमें आ जाता है लिखो। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? तो हम समझ सकते हैं, तो लिख सकते हैं। हाँ, जैसे में कुत्ते की आवाज़ पता चल जाती है, बिल्ली, गाय, शेर, घोड़ा, बकरी आदि। तो आपको इनसे अलावा और भी जानवरों की आवाज़ें आप पहचान सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? हाँ, कुत्ता, बिल्ली, तोता, गाय, घोड़ा आदि ये हमारी आवाज़ें पहचान लेते हैं, ये हमारी भाषा समझते हैं। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर हम टिक टिक ऐसे बोल सकते हैं, टिक टिक। इसका संदेश ये हो सकता है कि कक्षा में टीचर आई हुई है, आ रही है, आने वाली है। अब आगे है कितने सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। कौन है ऐसा, पता है? हाँ, उनमें एक है छिपकली। छिपकली जो है वो सर्दियों में हमें दिखाई नहीं देती है, गर्मियों में आती है फिर वो। इसने कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी? तो इसमें है, हाँ, वे सर्दी से बचने के लिए किसी गर्म स्थान पर चली जाती होंगी। आगे आ जाता है स्लॉथ। ये देखिए, ये स्लॉथ होते हैं बच्चों, ये भालू के जैसे दिखाई देते होते हैं। ये भालू नहीं होते। यहाँ देखिए, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये स्लॉथ है, भालू के जैसा दिख रहा है। ये कहता है कि ये भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये स्लॉथ के बारे में हमने जाना। अब आगे यहाँ पर स्लॉथ के जागने का, सोने का समय बताया गया है। स्लॉथ का जागना, तो और ये है स्लॉथ का सोना। जागने का मतलब जो ये खाली जगह है, ये इस टाइम जो है ये जागने का दिखाया गया है, और जो ये भरे हुए हैं इसका मतलब ये सोने का समय दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पर छिपकली का दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें है, अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह कैसी दिखेगी? जो स्लॉथ का
जो स्लोथ का जो जागना था, एक बार इसको भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 24 घंटे का समय दिया गया है, ये 6 घंटे यहाँ हो जाते हैं, यहाँ पर ये 12 घंटे, ये 18 घंटे और यहाँ पर 24 घंटे। यहाँ पर जो एक एक ये 2 घंटे हैं, ये 2 और 4 घंटे हो गए, ये 6 घंटे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 22 और ये 24, इस तरह से ये घंटे पूरे हो रहे हैं। तो अब मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ से इसके सोने का जो जागने का समय दिखाया गया है, ये 6 घंटे जागने का समय है इसका, ये देखिए 2, 4, 6, ठीक है। और बाकी के जो ये घंटे हैं 18 घंटे, ये इसके सोने के घंटे हैं। स्लोथ 18 घंटे तक जो है वो सोता है। तो 24 घंटे की ये प्रक्रिया इसकी दिखाई गई है। और यहाँ है, बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी दिखाई देगी। तो ये घड़ी है, ये तो दिन की है क्योंकि ये ये तो गर्मियों की है क्योंकि गर्मियों में ये जागती रहती है, बाहर दिखाई देती है हमें। तो ये अगर हम इसको छायांकित भाग बना दें, ऐसे इन सबको भर दें, अगर छाया कर दें, इन पर छायांकित भाग कर देते हैं, तो सर्दियों में कुछ ऐसी घड़ी दिखाई देगी कि ये पूरा भाग जो है वो छायांकित हो जाएगा, क्योंकि वो 24 घंटे तक हमें नज़र ही नहीं आती है। तो यहाँ भाग होगा वो छायांकित। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के बीच लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो ये सोने का टाइम दिखाया गया बच्चों है। अब आगे जब ये क्वेश्चन आता है कि चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दर्शाया गया है, हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसमें देखते हैं तो 2 घंटे ये और 2 ये, तो 4 घंटे हो गए। हम लिख देंगे यहाँ गाय 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है, हमें सिर्फ इसके छायांकित भाग को देखना है, ठीक है। अब अजगर जो है वो 18 घंटे सोता है। यहाँ पर एक भाग इसका छायांकित है ना, ये देखिए। तो ये जिराफ जो है वो 2 घंटे, एक भाग का मतलब है 2 घंटे, 2 भाग का मतलब 4 घंटे। अब यहाँ पर ये आधा भाग छायांकित है, यानी 6 पार्ट हैं इसके, तो 6 दूनी 12 हैं, यानी बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है। अब है कि अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। तो तुम्हें इनसे रिलेटेड तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन उठते हैं बच्चों, वो अपने आप से पूछने हैं, और ऐसे 10 क्वेश्चन बनाने हैं और वो लिखने भी हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एक पिक दी गई है, देखिए बाघ की पिक है, ये देखिए नज़र आई, ये बाघ की पिक है। अब इसमें यहाँ पर लिखा है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे। और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यहाँ पर देखिए ये मूछें दिखाई गई हैं बाघ की, ये देखिए कितनी सारी मूछें हैं, वाइट वाइट नज़र आ रही है। अब आगे है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, ये तो उस बाघ की मर्जी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी करहाना हो तो कभी घुर्राना, कभी करहाना तो कभी घुर्राना। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ
हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। यानी हवा से पत्ते हिल रहे हैं या शिकार के झाड़ियों में हिलने से जो है वो पत्ते हिल रहे हैं, तो ये आवाज़ जो वो उनकी आवाज़ में जो अंतर होता है वो पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। आगे अब यहाँ पर आ जाता है कि बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा शिकारियों से है। इसके अलावा जंगल की आग, पेड़ों का विनाश व प्रकृति असंतुलन से भी खतरा है। आगे क्वेश्चन है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे? तो हम इसमें लिखेंगे कि हाँ, हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। बढ़ती हुई मानव आबादी जानवरों के प्राकृतिक आवास को कम कर रही है और इन्हें इनके अंगों के लिए भी मार दिया जाता है। यहाँ पर है अंगों के लिए भी मार दिया जाता है, यानी कि जैसे हाथी है, उसके दांत बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, तो कई लोग उनका शिकार करते हैं। उनके दांत के कारण जो है वो शिकार करते हैं। और जैसे बाघ है, उसकी खाल है, खाल से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो भी काफ़ी जो है महंगी होती है। तो इस वजह से कई लोग जो है उनका शिकार करते हैं, यानी उनके अंगों के लिए भी उन्हें मारते हैं। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, यानी कस्तूरी हिरण में से खुशबू आती तो उसके लिए उसे मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब इसमें है पता करो। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ है? तो भारत में ये नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। और भी जैसे मैं आपको यहाँ नीचे एक तालिका बना रखी है, ये देखिए, यहाँ पर दिखा देती हूँ। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, यहाँ पर देखिए, ये भारत के अलग अलग जो हैं, छोटा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय उद्यान है, और कौन कौन से राज्य में है वो भी अच्छे से यहाँ पर पूरा अच्छे से दिखाया गया है। आप इन्हें देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी तरह से आगे हमारा यहाँ पर रहता है, हम क्या समझे। अभी हम यहाँ आ जाते हैं, हम क्या समझे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो हाँ, हमने देखा है, ऐसे लिखेंगे कि वे ऐसा बाहरी शोर से बचने और अपनी आवाज़ को स्पष्ट रूप से सूंघने के लिए करते हैं। कुछ उदाहरण देकर समझाओ, जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो इसमें है कि एक बाज जो है वो अपने शिकार को 2 किलोमीटर से देख सकता है। मच्छर मनुष्य को उनके पैरों की गंध व शरीर के ताप से ढूंढ सकते हैं, और जो कुत्ते हैं वो पैर की सूक्ष्म धमनियाँ सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि उनमें देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। आगे है, आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता। सामान क्या चाहिए? थोड़ा मोटा कागज़ चाहिए, पेंसिल और कैंची।
अब यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाना है, ये बनाकर दिखाया गया है और यहाँ पर ये लिखा भी गया है। देखिए एक बार यहाँ पे लिख भी रखा है कि कैसे कैसे क्या करना है। कागज़ में से लंबी पट्टी काटो, जैसे ये लंबी पट्टी दिखाई गई है। इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाओ। यहाँ पर देखिए जैसे ये निशान लगा रखे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं इजीली। 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर कट लगाओ। 1 और 2 नंबर के काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाओ, चित्र 1 में जैसे दिखाया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखो चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, ये चित्र 3 और ये है चित्र 4। तो जैसे चित्र 1 में दर्शाया गया है ऐसे करना है आपको। फिर इसमें है यहाँ पर इसी तरह 3 को 4 में और 5 को 6 में फंसाओ, जैसे चित्र 2 और 3 में दिखाया गया है। चित्र 3 में कुत्ते के पैरों वाले हिस्से पर जो निशान दिख रहे हैं उन पर भी कट लगाओ। सिर के ऊपर के कटे हुए हिस्से को मोड़कर कुत्ते के कान बनाओ। है ना मज़ेदार। तो यहाँ पर यहाँ देखिए कागज़ का कुत्ता बनाकर दिखाया गया है। आप जब देखेंगे ये कागज़ का कुत्ता इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिप ली गई है, इसमें इसी तरह से ये निशान लगाए गए हैं। तो जैसे इसमें समझाया उसी तरह से आप करते जाएंगे और ये कुत्ता नज़र आएगा, आपको बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पार्ट बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।